अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, इसके अंदर हम 7A ग्रुप एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो ट्रेंड्स थे, ये मैंने शुरू में आप लोगों को कंबाइन पढ़ाए हैं। लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे देखें तो उनमें ये ट्रेंड्स मैंने आप लोगों को कंबाइन पढ़ाए हैं। डाउन द ग्रुप भी पढ़ाए हैं, अलॉन्ग द पीरियड भी पढ़ाए हैं, विद एक्सेप्शनल केसेस पढ़ाए हैं। लेकिन इसके बावजूद इसमें मैंने, क्योंकि ये छोटा सा पोर्शन था, तो बेटा इसमें थोड़े से ट्रेंड दोबारा मैं रिकॉल भी करवाने जा रहा हूँ और कुछ एक्स्ट्रा बातें भी बताने जा रहा हूँ। तो हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। हमारे पास है जी ग्रुप 7A आपके पास एलिमेंट्स। ग्रुप 7A एलिमेंट्स जो हमारे पास हैं बेटा, इनको हैलोजेंस भी कहते हैं। हमें पता है हैलोजेंस का मतलब होता है साल्ट फार्मिंग। ये अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो साल्ट बनाते हैं, इसलिए इनका नाम वहाँ से हैलोजन पड़ा। सबसे पहले ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियस क्या है? हमें पता है कि किसी भी ग्रुप में टॉप से बॉटम आए एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। यहाँ मैंने यही लिखा है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। इसकी वजह तीन में से कोई भी आप लिख सकते हैं। इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल, क्योंकि टॉप से बॉटम आते हैं, शेल बढ़ते हैं, इससे एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। या डिक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, यानी न्यूक्लियस की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है, इससे भी हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, हमारे पास जो इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट है वो शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट मीन शेल बढ़ सकते हैं, तो शेल के बढ़ने से भी एटॉमिक रेडियस बढ़ सकता है। अच्छा, फोर्स न्यूक्लियर चार्ज कम होने से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने से भी साइज़ जो है वो आपके पास डिक्रीज़ कर सकता है। इसी तरीके से हमारे पास नंबर ऑफ शेल बढ़ने से भी एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ करता है। तो इसलिए हमें पता है कि डाउन द ग्रुप किसी भी ग्रुप में आएंगे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ करेगा। ट्रेंड इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आते हैं तो बच्चों, ट्रेंड इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है इसको इस चैप्टर में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, क्योंकि अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत कम हो रही है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है। आप जानते हैं कि हम 4 लिखते होते हैं। अगर हम इसको देखें तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की 4 होती है, और क्लोरीन की उसके बाद है, क्लोरीन 3.0 होती है, ब्रोमीन 2.8 होती है, और आयोडीन 2.5 होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप से बॉटम डिक्रीज कर रही है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। ट्रेंड इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसके अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है बच्चों कि फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों कम होती है क्लोरीन से। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस पहले भी कर चुका हूँ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज फ्रॉम क्लोरीन टू आयोडीन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करती है क्लोरीन टू आयोडीन। सबसे ज़्यादा क्लोरीन है, यानी इसमें अगर हम ऑर्डर लिखें तो हमारे पास क्लोरीन होगा, फिर ब्रोमीन होगा, और फिर आपके पास आयोडीन होगा। ये ऑर्डर चलेगा। एक्सेप्ट आपके पास फ्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से कम होती है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से कम क्यों होती है? लेकिन टॉप से बॉटम तो डिक्रीज है, तो हम कहते हैं फ्लोरीन का जो साइज है वो स्मॉल है, और रिपल्जन है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन में, जो इलेक्ट्रॉन आर ऐड हो रहा है और ऑलरेडी जो उसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। क्योंकि इसका साइज छोटा होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं और ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, उनमें रिपल्जन होती है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना मुश्किल होता है, इसकी वैल्यू लो होती है। अगर आपको मजीद इसमें डिटेल चाहिए तो बच्चों, मेरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऊपर जो लेक्चर है बड़ी डिटेल में है, आप उसको वहाँ से एक दफ़ा सुन सकते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हैलोजन के केस में टॉप से बॉटम इंक्रीज करता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलोजन इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। हमें पता है कि क्योंकि हैलोजन्स जो हमारे पास हैं ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, ये नॉन पोलर हैं साइज में, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में लंदन डिस्पर्जन फोर्सेज होती हैं जो साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो यहाँ मैंने कहा ड्यू टू इंक्रीज इन लंदन डिस्पर्जन फोर्सेज, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसलिए इंक्रीज करता है क्योंकि टॉप से बॉटम साइज बढ़ने से इनमें लंदन डिस्पर्जन फोर्सेज जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पाई जाती हैं, जो साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, वो इंक्रीज कर रही हैं। नेक्स्ट मैंने इसमें चीज़ डिस्कस की बॉन्ड इंथैल्पी। इसको बॉन्ड एनर्जी भी कहते हैं, इसको बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं, इसको डिसोसिएशन एनर्जी भी बोलते हैं बेटा, डिसोसिएशन एनर्जी भी बोलते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूँ ये होती क्या है, तो आप कहते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड टू प्रोड्यूस अ न्यूट्रल एटम इज कॉल्ड बॉन्ड इंथैल्पी कह सकते हो, बॉन्ड एनर्जी कह सकते हो, बॉन्ड स्ट्रेंथ कह सकते हो। जैसे बच्चों को समझाने के लिए, बच्चों क्लोरीन बॉन्ड है, ये 1 मोल बॉन्ड है, इसको मैंने ब्रेक करना है, तो इसको ब्रेक करने के लिए
जितनी एनर्जी चाहिए न्यूट्रल एटम बनाने के लिए गैसियस फॉर्म में, उस एनर्जी को हम बॉन्ड एनर्जी भी कहते हैं, बॉन्ड इंथैल्पी भी कहते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं, डिसोसिएशन एनर्जी भी कहते हैं। अब बॉन्ड इंथैल्पी इन हैलोजेंस क्या है बच्चों? बॉन्ड इंथैल्पी इन हैलोजन याद रखना है, बॉन्ड इंथैल्पी हैलोजेंस में डिक्रीज करती है फ्रॉम क्लोरीन टू आयोडीन। यानी सबसे ज़्यादा बॉन्ड इंथैल्पी क्लोरीन की है, फिर ब्रोमीन की है, फिर आयोडीन की है। एक्सेप्शनल केस इसमें भी आपके पास फ्लोरीन है, वो रीज़न अभी बताता हूँ। ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, साइज बढ़ने से बॉन्ड इंथैल्पी डिक्रीज कर रही है एक्सेप्ट फ्लोरीन। बच्चों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है कि जैसे जैसे हम चलते जा रहे हैं एटम के दरमियान साइज बढ़ता जा रहा है। अगर साइज बढ़ता जाएगा तो दो एटम के दरमियान डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। अगर डिस्टेंस बढ़ता जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएगी, बॉन्ड एंथैल्पी कम होती जाएगी। ठीक है, दो एटम के दरमियान डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है। डिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ेगा इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, बॉन्ड एंथैल्पी कम होगी। इसलिए क्लोरीन की बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होती है ब्रोमीन से, ब्रोमीन की ज़्यादा होती है आयोडीन से। फ्लोरीन इसमें क्यों नहीं आता? हालांकि फ्लोरीन का साइज तो सबसे छोटा है, इसकी बॉन्ड एंथैल्पी तो सबसे हाईएस्ट होनी चाहिए। इसकी बॉन्ड एंथैल्पी क्लोरीन से भी कम होती है, ब्रोमीन से भी कम होती है। क्या वजह है? आप कहते हैं इसकी बॉन्ड एंथैल्पी लेस होने की वजह यह है कि एक तो फ्लोरीन का साइज बच्चों बहुत छोटा है, इसका साइज बहुत छोटा है। जब दो एटम के दरमियान बॉन्ड बनता है तो इसके दरमियान डिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। डिस्टेंस बहुत कम होने की वजह से आपको पता है हर हैलोजन के पास लोन पेयर होते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, तो ये एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं। अदर हैलोजन की निस्बत इसका साइज बहुत छोटा है, तो इसके जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, लोन पेयर होते हैं, वो एक दूसरे के ज़्यादा करीब हो जाते हैं। ये एक दूसरे को इतने ज़्यादा रिपेल करते हैं कि अगर आप स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी भी देंगे तो ये वारन ही बॉन्ड ब्रेक होके अपने गैसियस एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने वही रीज़न लिखी है, ड्यू टू स्मॉल साइज, इसका स्मॉल साइज है, एंड रिपल्जन बिटवीन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लार्ज एज कंपेयर टू अदर हैलोजेंस। बच्चों इसके अंदर स्मॉल साइज है और इसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर के दरमियान रिपल्जन सबसे ज़्यादा है एज कंपेयर टू अदर हैलोजन, इसलिए इसकी बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो सबसे लोएस्ट होती है। इसलिए फ्लोरीन हैज़ लोएस्ट बॉन्ड एंथैल्पी। इसके ऊपर भी शार्ट क्वेश्चन आ सकता है कि फ्लोरीन की बॉन्ड एंथैल्पी क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों से कम क्यों होती है। तो आप बच्चों उसमें बता सकते हो कि फ्लोरीन का साइज़ छोटा है और इसका साइज़ छोटा होने की वजह से इसके दो एटम एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि उनके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, जिनको हम लोन पेयर कहते हैं, उनके दरमियान रिपल्जन बहुत ज़्यादा हो जाती है। और रिपल्जन बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिससे इनके दरमियान जो सिंगल बॉन्ड है वो आसानी से ब्रेक हो जाता है। यही वजह है कि फ्लोरीन की बॉन्ड एंथैल्पी सबसे कम है। तो ये बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं आगे बात चलाऊं। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया है। तो बेटा नेक्स्ट हम इसमें जो बात करने जा रहे हैं, अब जैसे बॉन्ड एंथैल्पी मैंने हैलोजेंस की बात की, बॉन्ड एंथैल्पी इन हैलोजेंस बात की, बॉन्ड एंथैल्पी की डेफिनेशन आपको आती है। अब मैं बॉन्ड एंथैल्पी डिस्कस करूंगा हाइड्रोजन हैलाइड के अंदर। ये छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ज़्यादातर ये जो पोर्शन है ये एंट्री टेस्ट के बच्चों को ज़्यादा काम आ सकता है। मल्टीपल चॉइस में एक्सेप्शनल केसेस के ऊपर आपकी अच्छी ग्रिप बननी चाहिए। एक्सेप्शनल केसेस के ऊपर मोस्टली मल्टीपल चॉइस पूछे जाते हैं, तो उनको आपने देखना है। तो हम बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग क्रिएट करते हैं। हमारे पास है जी बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी इन हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड्स। बच्चों हाइड्रोजन हैलाइड्स को हम आमतौर पर HX से डिनोट करते हैं। ये HX से हम इनको डिनोट करते हैं। इसका भी एक ऑर्डर याद करना है, बॉन्ड एंथैल्पी ऑर्डर क्या होगा याद रखें बेटा। जो बॉन्ड एंथैल्पी ऑर्डर है हमारे पास, बॉन्ड एंथैल्पी ऑर्डर ये चलेगा कि जो हमारे पास HF है इसकी बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी। HF की बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ फ्लोरीन नहीं है बच्चों, यहाँ बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। कभी आपने सर फ्लोरीन की बात की, ये HF उसका एसिड है, इसकी बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी। फिर HCl की होगी, फिर HBr की होगी और फिर HI की होगी। ये बॉन्ड एंथैल्पी ऑर्डर चलेगा। अब मैं आपसे कहता हूं HF की बॉन्ड एंथैल्पी सबसे हाईएस्ट क्यों है और HI की बॉन्ड एंथैल्पी सबसे लोएस्ट क्यों है। ठीक है,
ये आपके पास लेस बॉन्ड इंथाल्पी रखता है बच्चों। ये जो आयोडीन है इसकी बॉन्ड इंथाल्पी सबसे लो है। वजह क्या है? हमें पता है कि बच्चों इनमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलोजन का साइज इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, साइज ऑफ हैलोजन इंक्रीजेस। साइज ऑफ हैलोजन इंक्रीज होने से क्या होता है बेटा? डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड हैलोजन इंक्रीज करेगा। अगर साइज इनका बड़ा होगा तो डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन और फ्लोरीन ज़्यादा होगा। डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड हैलोजन इंक्रीज करेगा बेटा, क्योंकि जब हैलोजन का साइज बढ़ेगा तो डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन और हैलोजन का दरमियान डिस्टेंस बढ़ेगा। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड हैलोजन डिक्रीज हो जाएगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी बेटा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी तो हमें पता है कि बॉन्ड को ब्रेक करना क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। ठीक है, बॉन्ड को ब्रेक करना इजी हो जाएगा, यानी उसकी बॉन्ड एनर्जी लेस हो जाएगी। लेस बॉन्ड एनर्जी हो जाएगी या बॉन्ड एंथैल्पी लेस हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन और हैलोजन ज़्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, बॉन्ड को ब्रेक करना आसान होगा, इसलिए बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू लेस होगी। यहाँ पे देखें तो हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। यहाँ फ्लोरीन का साइज छोटा है, इसलिए हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान डिस्टेंस कम होगा। डिस्टेंस कम होने की वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है कि आप कह सके कि लोन पेयर रिपल्जन हो जाएगी। वो तो फ्लोरीन दो हों तो उनके दरमियान लोन पेयर रिपल्जन होती है। यहाँ हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं। तो बच्चों इसको तो आपको पता है कि इसके दरमियान डिस्टेंस कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना सबसे मुश्किल है, इसलिए इसकी हाईएस्ट बॉन्ड एंथैल्पी होगी। एक तो ये आपने चीज़ याद करनी है। नेक्स्ट एक हमारे पास है, हेडिंग है स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बच्चों इसमें क्या है कि एक पहले तो बच्चे को ऑर्डर याद हो। हैलोजेंस आपको पता है कि गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं बच्चों, ठीक है, और इनका ऑर्डर क्या है? ऑक्सीडाइजिंग ऑर्डर ऑफ हैलोजन ये होगा, फ्लोरीन इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू ब्रोमीन। ब्रोमीन इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू आयोडीन। हमारे पास फ्लोरीन इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू क्लोरीन। क्लोरीन इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू ब्रोमीन। ब्रोमीन इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू आयोडीन। ये ऑर्डर याद करना है। ये आपके पास जो फ्लोरीन है ना, ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसको मैं लिखने लगा हूं, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक तो अगर आपसे मैं कहूं बच्चों कि इसकी रीज़न बता दें कि हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन टॉप से बॉटम डिक्रीज क्यों कर रही है। एक याद रखिए बच्चों, टॉप से बॉटम जब साइज बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान हो जाएगा, खुद ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाएंगे, दूसरों को वो रिड्यूस करेंगे। आयोडीन गुड रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है, लेकिन फ्लोरीन का साइज छोटा है, ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से लॉस नहीं करेगा। जब खुद आसानी से लॉस नहीं करेगा तो उनकी निस्बत गेन जल्दी कर लेगा। तो अगर कोई कहे कि ये ऑर्डर किस वजह से चल रहा है, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज जैसे जैसे बढ़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होता जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएगी, वो खुद आसानी से ऑक्सीडाइज होगा। जो खुद आसानी से ऑक्सीडाइज होगा दूसरे को वो रिड्यूस करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो वो होता है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, खुद रिड्यूस हो। तो इसीलिए हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग ऑर्डर ये चलेगा। बच्चों हैलोजन की जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है ना, वो बेसिकली मुख्तलिफ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। नंबर 1, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन डिपेंड अपॉन, एक तो हमारे पास फैक्टर है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये भी इसको अफेक्ट करता है। सेकंड, हाइड्रेशन एनर्जी। एक और फैक्टर हमारे पास है डिसोसिएशन एनर्जी, इसको बॉन्ड एंथैल्पी पढ़ के आए हो। बॉन्ड एंथैल्पी कह दो
डिसोसिएशन एनर्जी कह दो, डिसोसिएशन एनर्जी यानी अपने एटम में ब्रेक होना। और एक फैक्टर जो है हमारे पास हीट ऑफ वेपराइजेशन भी होता है, हीट ऑफ वेपराइजेशन ये भी होता है, लेकिन ये ओनली फॉर लिक्विड एंड सॉलिड होता है, यानी इसको आप ब्रोमीन और आयोडीन के केस में सिर्फ डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास मेन फैक्टर यही है। अगर किसी हैलोजन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई हो, ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी हाई हो और डिसोसिएशन एनर्जी लो हो, वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इफ हैलोजन हैव लो डिसोसिएशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, हाई हाइड्रेशन एनर्जी, इट विल हैव हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर। ये हमारे पास है, इफ हैलोजन हैव लो डिसोसिएशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, हाई हाइड्रेशन एनर्जी, इट विल हैव हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर। अब मुख्तलिफ छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो आपसे कहता है फ्लोरीन बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्लोरीन से, रीज़न। तो बच्चों इनमें से दो डोमिनेंट फैक्टर को आपने उठाना है। आपको पता है कि जो हमारे पास ये वाला फैक्टर है ये तो क्लोरीन का ज़्यादा है, ये नहीं डिस्कस करेंगे इस केस में। आप कहेंगे फ्लोरीन बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन। इसकी वजह यह है कि जो फ्लोरीन है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी हाई है, साइज़ छोटा हो तो हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, और डिसोसिएशन एनर्जी उसकी कम है। हमने अभी पढ़ा है उसकी डिसोसिएशन एनर्जी कम है, इसलिए इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है। मैं कहता हूँ क्लोरीन ब्रोमीन से अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या वजह है? आप कहेंगे इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई है क्लोरीन की, हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू, बच्चों इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू है वो भी इसकी हाई है, स्मॉल साइज है, लेकिन डिसोसिएशन एनर्जी आप इस केस में डिस्कस नहीं करेंगे। तो हर एक में दो फैक्टर डिस्कस करके आप इसको बता सकते हैं कि अगर कोई भी हैलोजन इन तीन मेन फैक्टर में से दो फैक्टर ज़्यादा डोमिनेट हो जाते हैं तो एक फैक्टर निलीफाई हो जाएगा। इसीलिए इफ हैलोजन हैव, कोई भी हैलोजन लो डिसोसिएशन एनर्जी रखता हो, हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी रखता हो, हाई हाइड्रेशन एनर्जी रखता हो, उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होती है। अब हमारे पास हम सपोज करते हैं कि मैं आपसे कहता हूँ ये फ्लोरीन है, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फ्लोरीन का रिएक्शन किसी भी एक्स हैलोजन से कर दो। यहाँ एक्स क्या हो सकता है बच्चों? क्लोराइड आइन हो सकता है, ब्रोमाइड आइन हो सकता है, आयोडाइड आइन हो सकता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, खुद रिड्यूस हो। तो ये खुद तो रिड्यूस हो जाएगा, F नेगेटिव में चला जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से -1 में चली गई, खुद रिड्यूस हो गया। बैलेंस करना है, यहाँ पे 2 लगा दें, लेकिन इसको क्या कर देगा? -1 से इसको ऑक्सीडाइज करके 0 में ले जाएगा। तो देखो बच्चों इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज हो गई है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। अब मैं आपसे कहता हूँ इसी तरीके से क्लोरीन अगर हमारे पास मौजूद है, यहाँ उसका रिएक्शन किसी एक्स हैलोजन से कर दें, लेकिन यहाँ पे एक्स क्या क्या हो सकते हैं बच्चों? इस केस में एक्स ब्रोमीन और आयोडीन हो सकते हैं, सिर्फ फ्लोरीन नहीं हो सकता। क्लोरीन के केस में एक्स जो है वो ब्रोमीन और आयोडीन हो सकते हैं। अब ये क्या होगा? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा। खुद देखो चार्ज कम हो गया, खुद रिड्यूस हो गया। लेकिन इसको क्या करेगा बच्चों? ऑक्सीडाइज कर देगा। इसको ऑक्सीडाइज उसने कर दिया, बैलेंस करना है, यहाँ 2 लगा दे। अब मैं आपको ऐसे सपोज करें क्वेश्चन दे दूं कि मेरे पास है जी बच्चों ब्रोमीन, ब्रोमीन आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है, लेकिन आयोडीन बेचारा किसी को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। अब क्या होगा कि ये जो ब्रोमीन है ये लाजमत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज कम्पेयर टू आयोडीन। उसकी वजह ये है कि इसकी एक तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू हाई है, दूसरा इसकी हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू हाई है एज कम्पेयर टू आयोडीन, इसलिए ब्रोमीन इज़ अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कम्पेयर टू आयोडीन। लेकिन ये जो ब्रोमाइड आइन है, ब्रोमीन है, ये खुद रिड्यूस होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, खुद रिड्यूस हो। ये देखो खुद रिड्यूस हो गया। लेकिन आयोडीन को -1 से 0 में ले जाएगा। -1 चार्ज छोटा होता है, 0 बड़ा होता है, तो देखो चार्ज बढ़ने को ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो आयोडीन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ब्रोमीन रिड्यूस हो रहा है, तो ब्रोमीन आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसलिए ब्रोमीन इज़ अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसको बैलेंस करना है, वहाँ पे 2 लगा दें, और यहाँ पे अगर आप देखें आयोडीन के साथ वहाँ 2 आ रहा है तो यहाँ पे भी 2 लगा दें। तो ये हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात हो रही थी बच्चों। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो लें, नेक्स्ट बात मैं करने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों।
ये बिल्कुल आप समझ लो मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस हैं, इनको अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें तो ये कोई मुश्किल इतने नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग पावर की तो हमने बात कर दी, अब हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम एक एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करने जा रहे हैं। हमारे पास है जी एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड्स। हाइड्रोजन हैलाइड हमें पता है कि हम इनको HX से डिनोट करते हैं, ये हाइड्रोजन हैलाइड है। एसिडिटी ऑर्डर भी बच्चों मल्टीपल चॉइस में अक्सर बच्चों से पूछा जाता है, यार ये ऑर्डर इनमें से कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। बच्चों एसिडिटी ऑर्डर याद रखना है। हमारे पास सबसे स्ट्रांगेस्ट एसिड है HI, हाइड्रोजन हैलाइड में से, फिर हमारे पास बनेगा HBr, फिर बनेगा HCl, फिर बनेगा HF सबसे वीकेस्ट एसिड है बच्चों। ये आपके पास HF जो है ये आपके पास सबसे वीक एसिड है, ये वीक एसिड है हैलोजन एसिड में से, और ये सबसे स्ट्रांग एसिड है। हैलोजन एसिड में सबसे स्ट्रांग एसिड ये है जो अभी आपके सामने लिखे। वजह क्या है हमें पता है बेटा, स्ट्रांग एसिड वो होते हैं जो जल्दी आयोनाइज होते हैं, जो जल्दी प्रोटॉन लूज करते हैं, जिनमें बॉन्डिंग वीक होती है। तो यहां पे अगर हमें कोई कह दे कि इसकी रीजन दे दो, इसकी रीजन क्या है बच्चों, जितना साइज हैलोजन का बड़ा होगा डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन और हैलोजन इतना ज़्यादा होगा। जितना साइज हैलोजन का बड़ा होगा डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और हैलोजन इतना ज़्यादा होगा। डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी कम होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी कम होगी बॉन्ड को ब्रेक करना आसान होगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो मैं आपसे कहता हूं कि बच्चों ये इसकी रीज़न क्या है, ये ऑर्डर क्यों चल रहा है। आपको पता है कि डाउन द ग्रुप साइज ऑफ हैलोजन इंक्रीज करता है, ठीक है। डाउन द ग्रुप अगर हम देखें साइज ऑफ हैलोजन इंक्रीज करता है, साइज ऑफ हैलोजन इंक्रीज करता है जी। अगर साइज ऑफ हैलोजन इंक्रीज करता है बेटा तो डिस्टेंस बिटवीन द हाइड्रोजन और हैलोजन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन और हैलोजन इंक्रीज हो रहा है। अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रही है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है हाइड्रोजन और हैलोजन के दरमियान कम हो रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर रही है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर रही है तो बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है। जितना जल्दी बॉन्ड ब्रेक होगा इतना स्ट्रांग एसिड होगा, क्योंकि स्ट्रांग एसिड वो होते हैं जो जल्दी प्रोटॉन लूज करते हैं। एक और रीज़न भी हमसे सवाल आता है कि वाई HF इज़ अ वीक एसिड एज़ कम्पेयर टू HCl या HBr, किसी से भी पूछ सकता है। तो एक तो बच्चा ये लिख रहा होता है कि HF वीक एसिड इसलिए है कि फ्लोरीन का साइज़ छोटा है और हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान डिस्टेंस कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसको ब्रेक करना मुश्किल है, इसलिए ये जल्दी प्रोटॉन लूज नहीं करता, वीक एसिड है। एक और भी बच्चा लिखता है रीज़न बच्चों, HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। देखो मैं HF के मालिक्यूल ऐसे बना दूं तो HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बाकी मालिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, बाकियों में डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन है। तो बच्चों इसके पास लोन पेयर होते हैं, इसके जो लोन पेयर हैं इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इनके दरमियान भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग डॉटेड लाइन से हम शो कर देते हैं। तो ये जो हमारे पास इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है, तो ये जो हाइड्रोजन मौजूद है ये दो फ्लोरीन एटम के दरमियान इनट्रैप्ट हो चुका है, इसका यहाँ से निकलना मुश्किल है। जब ये प्रोटॉन लूज ही नहीं कर पाएगा तो ये वीक एसिड होगा। तो HF इज अ वीक एसिड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। नंबर 1, इन HF देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन एटम इज इंट्रैप्ट बिटवीन टू फ्लोरीन एटम। दूसरी रीजन, इन HF फ्लोरीन हैज स्मॉल साइज, डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन इज वेरी स्मॉल, lot amount of energy is required to break hydrogen and fluorine bond, therefore it is a weak acid। ये भी हमारे पास एक इसकी रीज़न है। हम बच्चों एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड की बात तो कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो हैलाइड आइन है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट कैसे काम करते हैं, तो मैं नेक्स्ट हेडिंग बनाने लगा हूँ, हैलाइड्स आइन एज रिड्यूसिंग एजेंट, एज रिड्यूसिंग एजेंट।
बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट तो वो होता है जो दूसरों को रिड्यूस करता है, खुद ऑक्सीडाइज होता है। अगर मुझे कहता है ना रिड्यूसिंग एजेंट ऑर्डर लिख दो, तो बच्चों ये ऑर्डर याद कर लेना है। आयोडाइड आइन इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। याद रखो बच्चों, ये जो एसिडिक ऑर्डर है ना, ये भी वही है, वही चीज़ है। एसिडिटी ऑर्डर जो होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट ऑर्डर भी वही होता है। आयोडाइड आइन इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ब्रोमाइड आइन से। ब्रोमाइड आइन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है क्लोराइड आइन से। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है फ्लोराइड आइन से। ये सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इसकी वजह क्या है? अगर मैं आपसे कहता हूं जस्टिफाई करें, आयोडीन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। आप कहते हैं फ्लोरीन का साइज हैलोजन में सबसे बड़ा है। अगर इसका साइज सबसे बड़ा है, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान है। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो खुद तो ऑक्सीडाइज होगा। बच्चों दूसरों को क्या करेगा? रिड्यूस। इट इज़ अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट ड्यू टू अ लार्ज साइज। इट इज़ अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट ड्यू टू अ लार्ज साइज। इसका साइज बड़ा है, जितना साइज छोटा होगा इलेक्ट्रॉन को लूज करना मुश्किल होगा और उसकी रिड्यूसिंग एबिलिटी कम होती जाएगी। अब हमारे बुक में ना बेटा रिडॉक्स रिएक्शन दिया हुआ है। रिडॉक्स रिएक्शन वो होते हैं जिनमें एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज होता है, एक एलिमेंट रिड्यूस होता है। तो रिडॉक्स रिएक्शन हमारी बुक में प्रूव करने के लिए उसने दिए हुए हैं, इससे हम इनको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन बिटवीन हैलाइड आइन एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। हमें पता है कि आयोडाइड अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है ब्रोमाइड की निस्बत। ब्रोमाइड अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है आयोडाइड की निस्बत। सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट इनमें जो है हमारे पास आयोडाइड है। सबसे पहले हम क्लोराइड से शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला एक पॉइंट बना देते हैं बच्चों, रिएक्शन विद क्लोराइड आइन, विद क्लोराइड आइन। अच्छा, क्लोराइड आइन कहां से आ सकता है? NaCl से आ सकता है। अगर हम क्लोराइड आइन NaCl से ले आते हैं, इसका रिएक्शन हम कर देते हैं जी H2SO4 से, तो ये रिएक्शन होगा, लेकिन ये एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। आयोडाइड आइन इतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है कि वो सल्फ्यूरिक एसिड जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, डीहाइड्रेटिंग एजेंट भी है, इसको वो रिड्यूस कर सके। इसीलिए बच्चों ये इसके साथ रिएक्शन तो करेगा, लेकिन ये सिंपल रिएक्शन होगा। इसमें जो आपके पास प्रोडक्ट बन गई सोडियम सल्फेट बनेगा और प्लस आपके पास बाई प्रोडक्ट में जो हमारे पास HCl बनेगा, बाई प्रोडक्ट में HCl बनेगा। अगर हम इसको बैलेंस करना चाहें तो सोडियम के साथ वहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दें, और क्लोरीन के साथ 2 हो गया है तो यहाँ पे 2 लगा दें। हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है। इसको रिडॉक्स रिएक्शन क्यों नहीं कह सकता? बच्चों देखो, क्लोराइड पे चार्ज यहाँ -1 है, इधर भी -1 है, कोई ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ही नहीं हो रही। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों निकाल के चेक कर लो, यहाँ पे आपके पास +6 है, यहाँ पे भी +6 है, तो ना तो कोई एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है ना रिड्यूस हो रहा है। तो इससे पता चला क्लोराइड एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, क्योंकि वो H2SO4 को रिड्यूस नहीं कर पा रहा। लेकिन अगर मैं अब नेक्स्ट बात करने जगह विद ब्रोमाइड आइन, विद ब्रोमाइड आइन, मकसद हमारा बच्चों कंसेप्ट क्लियर करना है। अब ब्रोमाइड आइन, पता चला कि जब ब्रोमाइड आइन के साथ ये रिएक्शन करते हैं तो ब्रोमाइड आइन कहाँ से आ सकता है? सोडियम ब्रोमाइड से आ सकता है, किसी भी एक ब्रोमाइड के साल्ट से आ सकता है। सोडियम ब्रोमाइड है। इसका रिएक्शन जब हमने H2SO4 से किया, कंसनट्रेटेड H2SO4 है, तो पहले तो प्रोडक्ट वही बनी उसी तरह, Na2SO4 सोडियम सल्फेट बन गया और साथ बाई प्रोडक्ट में HBr बन गया। अभी तो ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हुआ, इसको बैलेंस भी कर देता हूँ। वहाँ सोडियम के साथ 2 है, यहाँ 2 लगा दें, और यहाँ पे आपके पास ब्रोमीन के साथ 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दें। हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस हो गए। लेकिन पता चला कि ये रिएक्शन यहाँ स्टॉप नहीं हुआ, वो रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हुआ HCl के केस में, लेकिन यहाँ पे जाके ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। ये जो HBr बनता है ये फर्दर H2SO4 से रिएक्शन कर गया, ये खुद ब खुद रिएक्शन शुरू हो जाता है। और इसने क्या किया कि बच्चों फर्दर रिएक्शन हो गया, रिएक्शन यहाँ स्टॉप हुआ, ब्रोमीन बन गया Br2 और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो SO2 गैस में कन्वर्ट हो गया और साथ बाई प्रोडक्ट में वाटर बन गया।
अगर बैलेंस करना चाहें तो ठीक है, ना करें तो कोई फ़र्क नहीं है। चलो इसको भी बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे 2 लगा दें। ब्रोमीन बैलेंस हो चुके हैं। अब हमारे पास हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं, तो बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 2 और लगा दें, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। ये इक्वेशन बैलेंस है, लेकिन इसको रिडॉक्स रिएक्शन मैं कहूँगा। वजह ये है, यहाँ ब्रोमीन पे चार्ज -1 है, यहाँ ब्रोमीन पे चार्ज 0 हो गया, तो बच्चों ब्रोमीन का चार्ज तो बढ़ गया, ब्रोमीन खुद ऑक्सीडाइज हो गया। लेकिन H2SO4 के सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से वो यहाँ पे सल्फर के अंदर +4 में ले गया, इसको ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे डिक्रीज कर गया। तो बच्चों खुद ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड के सल्फर को वो रिड्यूस कर रहा है। अगर वो उसको रिड्यूस कर रहा है तो हमारे पास जो ब्रोमाइड आइन है एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है एज कंपेयर टू क्लोराइड आइन। जब हम पहुंचे बच्चों आयोडाइड आइन पे, तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से लें ताकि मैं यहाँ पे उसकी नेक्स्ट बात कर सकूं। उम्मीद है कि आपने ले लिया स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट हमारे पास इसमें यहाँ पे हम लिखने लगे हैं तीसरा पॉइंट। अब हम बात करते हैं आयोडाइड आइन के साथ, विद आयोडाइड आइन, विद आयोडाइड आइन। बच्चों जब आयोडाइड आइन के साथ हम पहुंचे तो बिहेवियर इसी तरह था, लेकिन वो स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है। देखें, अब देखते हैं कि कैसे प्रूव होता है ये स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है। अब हमारे पास जो सोडियम आयोडाइड से आयोडाइड आइन आता है, आपको समझाने के लिए साल्ट सोडियम आयोडाइड यूज़ कर लिया गया। इसका रिएक्शन H2SO4 से किया गया, सिंपल रिएक्शन उसी तरह ही था। बच्चों एक तो रिएक्शन उसी तरीके से मैं बना रहा हूँ कि सोडियम सल्फेट बना, Na2SO4 बना और साथ ही HI बना। HI इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। HI एक स्ट्रॉन्ग एसिड भी है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी है। ये फर्दर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर जाता है। जब इसका रिएक्शन फर्दर सल्फ्यूरिक एसिड से होता है तो बच्चों हमारे पास ये फर्दर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करने के बाद क्या करता है, ये आयोडाइड आइन तो आयोडीन में चला जाता है, खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाता है। लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जो सल्फर है उसको सल्फर डाइऑक्साइड भी नहीं लेके जाता बच्चों, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड में लेके जाता है। वहां पे किस में लेके गया था? सल्फर डाइऑक्साइड में। यहां इतना पावरफुल है कि वो उसको और मजीद रिड्यूस करके उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट और कम कर दी उसने, H2S में ले गया, हाइड्रोजन सल्फाइड में ले गया और साथ ही बाई प्रोडक्ट में वाटर फॉर्म हो गया, बाई प्रोडक्ट में वाटर फॉर्म हो गया। अब अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखें बच्चों, आयोडीन पे यहां पे चार्ज है -1 और यहां पे हो गया चार्ज 0, चार्ज बढ़ गया। और सल्फर के ऊपर यहां चार्ज है +6, यहां सल्फर पे चार्ज हो गया -2। तो बच्चों यहां देखो सल्फर जो है वो बेसिकली +6 से, यहां सल्फर +6 से -2 में जा रहा है, बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो रहा है। +6 फिर +5 +4 +3 +2 +1 0 फिर -1 -2 तक चला गया। यहां पे क्या हुआ, यहां पे अगर हम देखते तो सल्फर जो है +6 से +4 में सिर्फ गया बेटा, वहां सिर्फ थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, यहां बहुत ज्यादा रिड्यूस हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं आयोडाइड आइन इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू ब्रोमाइड आइन, क्योंकि इसने सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से उठा के फेंक के -2 पे ले गया। अब इसको बैलेंस करना चाहें बच्चों उस तरीके से भी बैलेंस कर सकते हैं। अगर बुक के स्टाइल से बैलेंस करना चाहें तो बच्चों यहाँ पे 4 लगा देंगे, ओवरऑल इक्वेशन हासिल करना इससे आसान हो जाती है। अगर वहाँ पे 4 लगा देंगे तो यहाँ पे 8 लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ 8 लगा देंगे तो बच्चों आयोडीन जो हमारे पास हैं यहाँ पे कितने हो चुके हैं जी 8, यहाँ पे आपको आयोडीन के साथ भी 4 लगाना पड़ेगा। और हाइड्रोजन अगर आप चेक कर लें बच्चों, यहाँ पे आपके पास 8 और 2 6, 8 और 2 10 हो गए और यहाँ पे भी 8 और 2 10 हो गए बच्चों। इसी तरीके से वहाँ पे अगर हम इक्वेशन देखें तो इसके साथ 2 आ रहा था, तो हम ओवरऑल जैसे इधर 8 आ रहा है तो बच्चों इस पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 8 हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास जो ओवरऑल देखें इस जगह पे क्या आ जाएगा जी, हमारे पास आयोडीन है HI, यहाँ तक हम जब पहुँच गए तो इसको मज़ीद हमने इसको बैलेंस करना है। तो यहाँ सोडियम के साथ अगर हमारे पास आ रहा है जी 4, तो यहाँ पे आप इसके साथ 8 लगा दें। अब ज़रा हाइड्रोजन एक दफ़ा फिर इस इक्वेशन को देख लेते हैं। सोडियम 8 हो गए, यहाँ पे 8 हो गए, हिट एंड ट्रायल मेथड। अच्छा, उसके बाद बच्चों अगर सल्फ़र 4 हो गए तो यहाँ पे आपको 4 लगाना पड़ेगा, सल्फ़र यहाँ 4 हो रहे हैं।
अब आप हाइड्रोजन को देखें बच्चों, आखिर में हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 8 हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 8 हैं, और आयोडीन यहाँ पे अगर आप देखें 8 हैं और वहाँ पे भी 8 हैं। इक्वेशन आपके पास बैलेंस है। अदरवाइज़ अगर आप इसको इस तरह बैलेंस ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बेसिकली कंसेप्ट था कि रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो दूसरों को रिड्यूस करता है, खुद ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आज का लेक्चर आपको अच्छा समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।